नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात की। इस बार 21 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 13 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। एक लड़की को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये बहादुर बच्चे आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बैलेट पेपर पर हम वापस नहीं लौटेंगे, चुनाव बैलेट से नहीं करवाए जाएंगे। I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. 2019 लोकसभा की लड़ाई में सियासी दलों के अपने दांव हैं और अपने अपने दावे हैं, लेकिन दिल्ली में आप सरकार का दांव भी अलग है, दावे भी अलग हैं और तरीका भी अलग है। केजरीवाल सरकार यहां सैलरी से सियासी सफलता में लगी है। लोगों की तनख्वाह जो 10,000 थी और मौजन की तनख्वाह जो 9,000 थी, मौजन की तनख्वाह 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई और आइम्मा हजरात की तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई और ये इंशाअल्लाह फरवरी में आपको हर हालत में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड में आने वाली मस्जिदों के इमामों की सैलरी में इजाफा हो गया है। तनख्वाह में सीधे 7 से 8,000 की वृद्धि की गई है। दिल्ली में मुझे लगता है पहली बार ऐसा काम हुआ है। लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से जो सियासी संदेश दिया गया, वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग ज्यादा बन गई। जहां मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना और अपनी पार्टी का मोटो भी बताया, साथ ही क्या करना है इसका गणित भी समझा दिया। मोदी और अमित शाह को नहीं देना। तो दोस्तों, ये अच्छी तरह गणित समझ के जाना। आज यहाँ से मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। आज अगर सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रुख भी बताया। रुख ये है कि न कांग्रेस से परहेज है और न ही किसी महागठबंधन से, न उसे सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई है और न ही पीएम को लेकर कोई विवाद। मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है और इसलिए सैलरी बढ़ने की बधाई के साथ पार्टी विधायक मौलानाओं को सियासी संदेश देने से भी नहीं चूके। अपने वोट को बंटने न दे। अगर आपके वोट की ताकत बहुत है और क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह इमाम है और इमामों के पीछे पूरा इलाका होता है, होता नहीं होता है? कौन कौन मानता होता है? होता है। तो ये काम आपको करना है, या आप लोगों की जिम्मेदारी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी इसमें सीधी लड़ाई की बजाय बीजेपी को नुकसान करने वाले समीकरण में जुटी है। मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने से निश्चित ही 200 मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को फायदा होगा, लेकिन इस मौके पर वोट बैंक के सियासी संदेश ने खुशी को फीका कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व आरबीआई चीफ रघुराम राजन ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की तारीफ करते हुए नोटबंदी से इसके नुकसान की बात कही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में राजन ने जीएसटी लागू करने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया। स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेसमैन और एक्टिविस्ट का जमावड़ा लगा।
इसमें शामिल होने भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी पहुंचे। रघुराम राजन ने मोदी सरकार की ओर से उठाए नोटबंदी के कदम को गलत और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को सही ठहराया। राजन ने कृषि और बेरोजगारी जैसे बड़े मसले पर कहा कि कृषि संकट को हल करना और रोजगार पैदा करने की जरूरत है। साथ ही बैंकों में बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई और कहा कि इस पर लगाम लगाना और पूंजीकरण करने की जरूरत है। एनपीए को लेकर केंद्र सरकार के लाए बैंक करप्सी कोड को राजन ने महत्वपूर्ण कदम बताया। राजन ने शिक्षा और श्रम कानून पर भी चिंता जताई और कहा कि इनमें सुधार के लिए मानव संसाधन मंत्रालय में बेहतरीन मंत्री होना चाहिए। राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल बताया। उनकी नजर में अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत चीन को पछाड़ देगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन की धीमी रफ्तार से आखिर में भारत आगे निकल जाएगा। राजन ने भारत पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार बढ़ाने की वकालत की। रघुराम राजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2019 में 7.5 और 2020 में 7.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं चीन की रफ्तार 2019 और 2020 में 6.2% रहने का अंदेशा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के विवादास्पद कमेंट को लेकर आखिरकार शो के होस्ट करण जौहर ने चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन विवाद पर उनका बयान लोगों को जिम्मेदारी कम, घड़ियाली आंसू ज्यादा लगा। कॉफी विद करण 6 के शो से क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जिंदगी में उठा विवाद का तूफान पूरी रफ्तार पर है। पूरे मामले पर बीसीसीआई की जांच चल रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर इतने दिनों तक चुप्पी साधे बैठे रहे शो के होस्ट और फिल्म निर्माता करण जौहर ने बयान दिया है। एक इंटरव्यू में करण ने शो के विवाद के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं काफी जिम्मेदार फील कर रहा हूं, क्योंकि यह मेरा शो था, मेरा प्लेटफॉर्म था। मैंने उन्हें बतौर मेहमान अपने शो पर बुलाया था, तो शो पर उनके कमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं इस विवाद के बाद कई रातों तक सोया नहीं और यही सोचता रहा कि आखिर कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करूं। मुझे कौन सुनेगा, यह सब ऐसे जोन में चला गया जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यह मेरे शो पर हुआ, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। करण जौहर का यह बयान ऐसे समय आया है जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की ओर से मांगी गई माफी से विवाद काबू में नहीं आया है और दोनों क्रिकेटर्स के करियर तक पर संकट मंडरा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। कॉफी विद करण 6 में हार्दिक और राहुल दोनों गेस्ट बनकर गए। सवालों के दौरान हार्दिक और राहुल ने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। दोनों ने शो के नेचर में खो जाने को वजह बताते हुए टिप्पणी पर माफी मांगी, लेकिन विवाद की तुल पकड़ने के बाद करण शो को लेकर भी सफाई दे रहे हैं। करण का कहना है कि उन्होंने वही क्रिकेटर से वही सवाल किए जो वो सबसे करते हैं। उनके सवालों पर गेस्ट के जवाब पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। प्रोडक्शन टीम में शामिल महिलाओं में से किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। वो विवाद के जरिए शो की टीआरपी बढ़ाने पर यकीन नहीं करते। अपनी सफाई में अब करण जौहर जो कहे या शो की जिम्मेदारी ले, लेकिन शो के दौरान और प्रोडक्शन में इसे सुधारा जा सकता था। विवाद के इतने दिनों बाद उनका बयान फिलहाल घड़ियालू आंसू और अब पछतात हो क्या से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हजारीबाग की जांबाज बेटी शिखा गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर हैरतअंगेज करतब दिखाएंगी। ऐसे में उसके परिजनों में काफी खुशी है। देखिए ये रिपोर्ट। हजारीबाग की बेटी शिखा सुरभि 4 साल पहले आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर बहाल हुई थी, लेकिन महज 4 साल के छोटे से कार्यकाल में शिखा ने सच्ची लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया जो उसे देश भर में सुर्खियों में ले आया। दरअसल शिखा सुरभि इस साल राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में आर्मी की डेयर डेविल ग्रुप की पहली महिला सदस्य होंगी, जो मोटरसाइकिल से करतब दिखाते हुए तिरंगे को सलामी देंगी। शिखा ने इसके लिए जबलपुर में बाइक राइडिंग की 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग भी कर चुकी हैं। अपनी लाडली की इस उपलब्धि से माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है।
वो तो पहले आर्मी में वो कैप्टन है और उसका सिलेक्शन अभी आर्मी के ही डेयरडेविल ग्रुप में हुआ है। उसमें वो मोटरसाइकिल पर चलती मोटरसाइकिल पर खड़े सलामी देगी 26 जनवरी के दिन। कहाँ? राजपथ पर दिल्ली में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने को मैं। ये इवेंट्स तो वहाँ केवल एक ही इसको करना है, लेकिन तैयारी में ये लगभग 20 इवेंट्स का ये लोग को ट्रेनिंग करना पड़ा है और उसमें काफ़ी आसन, प्राणायाम, योगा और डेली का प्रैक्टिस ये मैंने अभी तक उसका चल रहा है। शिखा सुरभि हजारीबाग में पली बढ़ी और इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल में रहकर पढ़ाई की। जाहिर है शिखा की इस उपलब्धि से स्कूल की छात्राएं भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। शिखा सुरभि नाम की हमारी एक सीनियर दीदी हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे अभी अग्रसित है। वो हमारे स्कूल से पढ़ के निकली है और इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस बार पहली ऐसी भारतीय की वो ऐसी महिला है जो इस बार वो कैप्टन के रूप में चुनी गई हैं और सलामी दे रही हैं 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी को जब राजपथ पर तिरंगा शान से लहराएगा और जब शिखा आर्मी की डेयरडेविल टीम की ओर से राष्ट्र ध्वज को सलामी देंगी तो झारखंड के लिए यकीनन वो पल ऐतिहासिक और यादगार बन जाएगा, क्योंकि प्रदेश की एक और बेटी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के साथ ही सूबे का मान भी बढ़ाएंगी। न्यूज 18 भी शिखा सुरभि के हौसले को सलाम करता है। राकेश कुमार, न्यूज 18, हजारीबाग। और अब बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज आज हो चुका है। कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने इसका उद्घाटन किया। लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य और संगीत का संगम देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। इस दौरान पायलट ने सत्ता के 2 केंद्र पर जवाब भी दिया। पायलट ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया। Post independence and till today, and I'm the first one to accept that no party, perhaps even the Congress party, is devoid of mistakes and things that could have been done better. But please don't forget the values and the principles that we stand for, and the fact that you keep talking about my party being dynastical or other words that you chose, I think is quite unfair. My father was a politician. Yes. 1 second. So my father was a politician. Should that be a disqualification for me? The fact that nobody can choose which home you're born in, what religion you're born into, what caste you belong to, that's not up to you and me. That if it's not a qualification, it certainly can't be a disqualification. And if you don't prove yourself in the hurly-burly, like you said, in the hurly-burly of politics, if you don't command people's respect, if you don't win people's hearts, if you don't win elections, you can't sustain. So people ultimately are the best judge of who they must choose to represent. And that is the value of our democracy. Our republic is what it is because we value what every individual thinks and feels. If people vote for me, like they did in the last election, which I'm very thankful for, is because I must have done something right to show them that I can work for them. My last name or belonging to a family cannot determine the winning and losing in an election. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखक गुलजार और उनकी बेटी मेघना ने चर्चा की। दोनों ने पिता और बेटी के किस्से और कहानियों को साझा किया। ये सेशन डिग्गी पैलेस के फ्रंट लॉन में हुआ। Cinderella book story, like you loved. I have that collection of Cinderella for her, and if I come across a new edition of Cinderella, only that book, then that I will pick up and bring it for her because she is still the same little Boski for me. She has not grown up to make now. So, lekin I remember one nice incident which I think she has mentioned in the book somewhere. I used to take her around on my visit to any bookshop for that matter. So and it becomes a child's habit also. Play with the books and picking up the books and seeing through the pictures and seeing through the illustrations, and then feels very proud
a small child reading the sentence and spelling पूरी समझ में आ गई, and very child will bring it. I wanted this book only because he could read those lines and the name of the stories. And I remember one shop at Linking Road where I used to go quite often, and that gentleman who was the owner, his name happened to be Javed Sir. So कांग्रेस सरकार के प्रदेश में किसान कर्ज माफी में गड़बड़ी नजर आ रही है। आगर मालवा के ऐसे कई किसान हैं जिनका महज 13 रुपए तक का ही कर्ज माफ हुआ है। कर्ज माफी की जो सूची सरकारी दफ्तरों में चिपकाई जा रही है उसने किसानों को परेशान कर दिया है। प्रदेश के ऐसे कई किसान हैं जिनका महज 13 रुपए तक का ही कर्ज माफ हुआ है, जबकि उन पर हजारों का कर्ज बकाया है। कई किसानों को बिना कर्ज लिए ही उनका कर्ज माफ कर दिया गया है। इसको लेकर किसानों में नाराजगी है और बेहद परेशान हैं। सरकार 2 लाख रुपए माफ कर रही तो 20,000 तो होना ही थे, जबकि वो केवल 13 रुपए कर रहे हैं, बता रहे लिस्ट में। तो कर्मचारी से पूछा तो कि हम क्या करें, जो आए वो है। 23,815 को कर्जो है हमारे। अब हमारे खाली सूची में 13 रुपया आया था। जिले के कई किसान केसीसी के नाम पर बैंक अधिकारियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। एक किसान का कहना है कि उनके पिता की मौत 18 साल पहले हो चुकी है। जो कर्ज था चुकता भी कर दिया था, लेकिन अब जो कर्ज माफी की सूची चस्पा की गई है उसमें उनके नाम से कर्ज होना बताया गया है। एक किसान के पास तो कर्ज चुकता करने की पासबुक में एंट्री भी है, लेकिन कर्ज माफी सूची में उनके नाम पर 2 लाख का कर्ज बताया गया है। 1 लाख रुपए ले रखे मैंने, अब आया डबल आया हमारे 2 लाख रुपए आया, जबकि 1 लाख रुपए ले रखे हम, और हर 6 महीना पलटी, अभी पलटी करी मैंने। हमारी यह शिकायत, हमारे पिताजी को मरे 18 साल हो गया और हमारे पिताजी का नाम से कर्जा चल रहा। एक के बाद एक आ रही शिकायतों के बाद अब ये साफ हो गया है कि कर्ज माफी के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। बैंकों ने किसानों के नाम पर फर्जी ऋण वितरण कर अपनी तिजोरियां भर ली हैं, सरकार को चूना लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।